दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। टैक्सेशन लॉ में हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत सेकेंड हेड है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इस पर्टिकुलर हेड को डिलीट किया जा चुका है। इसके वजह से हम लोग इसके थर्ड हेड दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दिए गए फर्स्ट केस CIT वेस्ट बंगाल वर्सेस बिमन बेहरी शॉ के केस को डिस्कस करेंगे। इस केस का जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा 1968 में दिया गया था। सबसे पहले हम लोग इसके ब्रीफ फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इस केस में होता यह है कि एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है बांकू बेहरी शॉ। इन्होंने एक विल बनाई जिसमें इनका कहना था कि इनके फादर की इच्छा थी कि एक टेम्पल का निर्माण किया जाए। इसी कारण बांकू बेहरू शाह एक विल बनाते हैं जिस विल में उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है और वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, जिसे वो 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कैटेगरी क, ख एंड ग। इस ग प्रॉपर्टी के अंतर्गत 2 प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 12 एंड प्रॉपर्टी नंबर 122। ये दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पर है बट कलकत्ता में ही है। प्रॉपर्टी नंबर 12 बोंडे बेहरी शाह लेन में है, जबकि प्रॉपर्टी नंबर 122 मनिकटोला स्ट्रीट में है। इस विल में दिया जाता है कि जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है उसे डिबेटेड स्टेट बनाने की उनकी इच्छा है, और डिबेटेड स्टेट का मतलब होता है जहां देवी देवता की पूजा होती है। और इसी कारण उन्होंने विल में लिखा कि वो चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे एक ठाकुरबाड़ी बनाई जाए जिसमें उनके द्वारा टेम्पल की संरचना ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। इस ठाकुरबाड़ी में 2 टेम्पल बनाने का प्रावधान था। फर्स्ट श्री श्री ईश्वर बोंदे बेहरी जिसमें कि राधा कृष्णा की मूर्ति रखी जाती है, एंड सेकेंड श्री श्री ईश्वर बोंदेश्वर महादेव की मंदिर बनाने की बात होती है। इस विल के क्लॉज 11 में कहा जाता है कि जो ये मंदिर बनाया जाएगा वो केवल देव सेवा के लिए बनाया जाएगा। वहां पर पायस एक्ट होगा, और पायस एक्ट का मतलब है जो भी धार्मिक अनुष्ठान है पैतृक ऑब्लिगेशन के रूप में उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ इसी क्लॉज में दिया रहता है कि यह प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होगी, इसे किसी गिफ्ट, सेल या किसी भी अन्य तरीके से किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एज पर क्लॉज 17 ऑफ द विल यह दिया हुआ था कि इन मंदिरों में जो पूजा का काम किया जाएगा वो एक ब्राह्मण के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। अगर सर्वेंट चाहे तो यहाँ पर ठाकुरबाड़ी में रह सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में इस ठाकुरबाड़ी का यूज एजिटेशन, मीटिंग या किसी भी तरह के पब्लिक फंक्शन के लिए नहीं किया जा सकता है। कुछ समय के बाद ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी नंबर 122 होता है उसे फिर से रीअरेंज किया जाता है और उसे फिर से नंबर दिया जाता है, जिसमें से इस पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी थी उसका नंबर हो जाता है प्रॉपर्टी नंबर 122A, और यहाँ पर एक टेम्पल बनाई जाती है। अब बात आती है असेसमेंट ईयर 1957-58 की और 1958-59 की। ITO की नजर इन दोनों प्रॉपर्टी पे पड़ती है, प्रॉपर्टी नंबर 12 एंड प्रॉपर्टी नंबर 122A। यहाँ पर ITO का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो इस प्रॉपर्टी की कुछ मार्केट वैल्यू है, और जब इसकी मार्केट वैल्यू है तो यह सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 के अंतर्गत फॉल करता है। उस कंडीशन में ITO इन दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें उनका कहना होता है कि यदि इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जाए, किराए पे दिया जाए, तो उस कंडीशन में इस प्रॉपर्टी से 4000 का इनकम होता है। बट इस वक्त जो SSC होते हैं वो दिखाते हैं कि उनका 666 रुपीज का एक्सपेंडिचर हुआ है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जिसे माइनस किया जाता है तो 3334 रुपीज का इनकम माना जाता है SSC का, और इस पर टैक्स देने की बात करते हैं ITO। उसके बाद यह मामला पहुंचता है अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास, जहां अपलांट का आर्गुमेंट होता है कि यह दोनों प्रॉपर्टी मंदिर की प्रीमाइजेस है, इन दोनों प्रॉपर्टी पे मंदिर बना हुआ है, इसका कभी भी टैक्स नहीं लिया गया है और इसका टैक्स नहीं लिया जाए। इट मीन्स इसे टैक्स के प्रव्यू से बाहर रखा जाए। इस बात को अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर अलाउ कर देते हैं। देन उसके बाद यह मामला पहुंचता है ट्राइब्यूनल के पास। अपलेट ट्राइब्यूनल भी इस ऑब्जेक्शन को अलाउ कर देती है, और ITO के द्वारा इस प्रॉपर्टी की जो पर्टिकुलर वैल्यू असेस की गई है उसे सेट असाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ अपलेट ट्राइब्यूनल इस बात को लेकर ही कुछ अपना ऑब्जर्वेशन भी देती है। उसके बाद यह मामला ITO के द्वारा हाई कोर्ट पहुंचता है। अब हम लोग देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का इस पर्टिकुलर मैटर पे क्या कहना होता है। पैराग्राफ नंबर 1 में आप देखेंगे इस केस का फैक्ट दिया हुआ है, और यही फैक्ट कंटिन्यू होता है इसके बाद भी। उसके बाद जब यह मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट के पास पहुंचता है तो वहां पर इसके एक एक शेड्यूल के बारे में चर्चा की जाती है, प्रॉपर्टी क, ख एंड ग के बारे में, और उसके लिए विल में क्या लिखा गया था, इन सारी बातों के बारे में चर्चा आपको मिल जाएगा इस जगह पर। देन उसके बाद आप देखेंगे ITO का कंटेंशन इसके बाद वाले पैराग्राफ में है, और इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे ये मैटर पहुंचाया जाता है अपलेट कमिश्नर के पास, जहां पर अपलेट कमिश्नर इस ऑब्जेक्शन को अलाउ कर देते हैं। देन उसके बाद यह मामला पहुंचाया जाता है अपलेट ट्राइब्यूनल के पास। अपलेट ट्राइब्यूनल भी अपने ऑब्जर्वेशन के साथ इस ऑब्जेक्शन को अलाउ कर देती है। देन उसके बाद यह मामला ITO के द्वारा हाईकोर्ट में पहुंचाया जाता है, जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ आप देख सकते हैं इस जगह पर दिया हुआ है, जिसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कहना होता है
कि अगर इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो यहाँ दिखता है कि जो ट्राइब्यूनल है वो मिसडायरेक्टेड हो गई है इस बात को समझने में। यह जो प्रीमाइजेज है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 12 एंड प्रॉपर्टी नंबर 122A, इसकी अपनी बोनाफाइड एनुअल वैल्यू है एंड दैट इज इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1922। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हाईकोर्ट का कहना होता है कि इस कंडीशन में जरूरी है कि सबसे पहले सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस किया जाए कि आखिर यह प्रोविजन कहता क्या है, और उसके बेसिस पर ही जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसका जवाब दिया जा सकता है। इसमें हाईकोर्ट का कहना होता है कि एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 अगर देखा जाए तो यह बताता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में, और यह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किसी ऑनर की हो सकती है। यदि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका बोनाफाइड एनुअल वैल्यू निकाला जाए। अब यह प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है, या अपॉर्टिनेंट देयरटू हो सकता है। अपॉर्टिनेंट देयरटू का मतलब है कि जो भी चीज अटैच्ड है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ उसके बारे में बात की जाती है। इसी सब सेक्शन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। अगर इस सब सेक्शन को दो पार्ट में बांटा जाए तो फर्स्ट पार्ट बताता है कि इनकम कहां से जनरेट होता है प्रॉपर्टी में, एंड सेकंड पार्ट इसके एक्सेप्शन से डील करता है। तो एक्सेप्शन के बारे में बात करते हुए कोर्ट का कहना होता है कि वैसी इनकम कि यदि कोई प्रॉपर्टी है जिसे ऑनर ने खुद ही ऑक्यूपाई कर रखा है फॉर द बिजनेस पर्पस या प्रोफेशन के लिए या वोकेशन के लिए, इट मीन्स अपने नेसेसरी के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए, उस कंडीशन में वह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के प्रव्यू में नहीं आएगा। बिकॉज अगर देखा जाए तो बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन के लिए एक अलग ही हेड दिया हुआ है, तो जब एक अलग हेड में ऑलरेडी टैक्स काउंट किया जा रहा है उस कंडीशन में इसे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 में नहीं काउंट किया जाएगा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 के बारे में चर्चा करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है कि यदि किसी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालना है तो जरूरी ये है कि दैट माइट बी रीजनेबली एक्सेप्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो जरूरी ये है कि जो भी इस प्रॉपर्टी का निकाला जाए दैट शुड बी रीजनेबल। इट मीन्स इसका ऑब्जेक्टिवली एक सर्टेन वैल्यू होना चाहिए जो कि एज पर द मार्केट स्पेसिफिक हो सकता है। सेकेंड, यह रीजनेबल होना चाहिए। उसके बाद कोर्ट का कहना होता है कि सपोज ऐसा होता है कि उस प्रॉपर्टी के लेटिंग आउट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में हाईकोर्ट का कहना होता है कि यदि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है स्टिल उसका अपना वैल्यू होता है। वह बात अलग है कि जो उसकी वैल्यू हो सकती है वो रिड्यूस्ड हो सकती है जो एक्चुअल वैल्यू से कम हो, बट स्टिल किसी भी प्रॉपर्टी का एक नोशनल वैल्यू तो निकाला जा सकता है और नोशनल वैल्यू होता है। और इसी क्रम में नोशनल वैल्यू के बारे में बात करते हुए कोर्ट का कहना होता है कि सपोज अगर जहां पर लेट आउट करने के लिए नहीं दिया जाता है प्रॉपर्टी को वहां पर उसकी नोशनल वैल्यू निकाली जा सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है लेकिन उस प्रॉपर्टी से किसी भी तरह का कोई इनकम नहीं हो रहा है, तब भी उस कंडीशन में नोशनल इनकम निकाला जा सकता है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर रिस्ट्रिक्शन होता है तब भी नोशनल वैल्यू निकाला जाएगा। वह अलग बात है कि नोशनल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो सकता है। और इसी बात को हाईकोर्ट ने इस पूरे पैराग्राफ में कहा है, जिसमें इस बात को सपोर्ट करने के लिए दो केस को साइड किया जाता है। जिसमें फर्स्ट केस है डीएम वकील वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1946 का केस है, और इसमें सेकेंड केस है सर करीम बॉय इब्राहिम बरोनेटसी ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1963 का केस है। फर्स्ट केस जो डीएम वकील का है उसमें जजमेंट जस्टिस कानिया ने दिया था, जिसमें उनका कहना था कि अगर देखा जाए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 या सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 में लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली इस बात को कहा है कि प्रॉपर्टी का बोनाफाइड वैल्यू निकाला जा सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि पर्सन उस प्रॉपर्टी का वैल्यू रिसीव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम या नहीं कर रहा है, दैट डजंट मैटर, बट स्टिल बोनाफाइड एनुअल वैल्यू उसका निकाला जा सकता है। और इसी कारण आप देखेंगे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 में माइट वर्ड का यूज किया गया है, कैन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इसके बाद जस्टिस कानिया का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो यह इनकम जो है वो आर्टिफिशियली डिफाइंड है, लेकिन इसका जो लायबिलिटी अराइज होता है दैट इज फ्रॉम द फैक्ट कि कोई पर्सन लाइक पर्सन ए इज होल्डिंग अ प्रॉपर्टी। और ऐसा होता है कि यदि इस ए का कहना होता है कि उसके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसने इस प्रॉपर्टी को ना तो रेंट पे दिया है और ना ही किसी भी तरह का इनकम उसे जनरेट हो रहा है, स्टिल जो टैक्स की लायबिलिटी है उससे ये एस्केप नहीं कर सकता है। इट मीन्स यहाँ इसे टैक्स पे करना होगा एज पर द नोशनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका जब सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो वहां पाएंगे कि जो ट्रस्टी होते हैं उनका कुछ कंटेंशन होता है। उनका कहना होता है कि एज पर द क्लॉज 5 ऑफ द विल उनके पास यह राइट ही नहीं था कि वो इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सके या किसी तरह का इनकम वहां से जनरेट कर सके, जिसमें कोर्ट का कहना होता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज इससे पहले जजमेंट में हम लोगों ने देखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है या नहीं किया है, वहां से आपको इनकम जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा एज पर द नोशनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी।
एट लास्ट हाईकोर्ट का कहना होता है कि जो रेवेन्यू की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है, अब जरूरी है कि उसका आंसर दिया जाए, जिसमें उनका कहना होता है कि यह बात सही है कि अगर देखा जाए इस प्रॉपर्टी में इंजंक्शन लगा हुआ है एज पर क्लॉज 5 ऑफ द विल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका नोशनल वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था रेवेन्यू के द्वारा, उसमें हाईकोर्ट का जवाब अफर्मेटिव होता है कि इस प्रॉपर्टी की नोशनल वैल्यू है। एंड साथ ही साथ इसमें हाईकोर्ट का कहना होता है कि जो इंजंक्शन लगाया गया है क्लॉज 5 के द्वारा, इससे हो सकता है कि जो उस प्रॉपर्टी का नोशनल वैल्यू हो वो कम हो जाए, बट वैल्यू फिर भी उसका रहेगा। एंड एट लास्ट हाईकोर्ट का कहना होता है, वी however make one position clear, we are not sure that a temple which is wholly and exclusively occupied by a deity or for use of deity comes within the mischief of subsection 2 of section 9। और इस प्रकार से उनका कहना होता है कि जिस प्रॉपर्टी पर मंदिर बना हुआ है उस प्रॉपर्टी के नोशनल वैल्यू या किसी भी तरह के वैल्यू के बारे में वो अपना कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही यह केस यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एब इनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.